हेलो विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार कौशल, शासकीय गांधी महाविद्यालय बालाजी मेहना भिंड, आप सभी का अपनी कक्षा में पुनः स्वागत करता हूं। आज हम इस कक्षा में बीए प्रथम वर्ष के विषय हिंदी साहित्य के प्रमुख प्रश्न पत्र अर्थात मेजर फर्स्ट, जिसका नाम है हिंदी काव्य, के पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व की कक्षा में आपको हिंदी साहित्य के इतिहास के पृष्ठभूमि के अंतर्गत इसके काल विभाजन व नामकरण को बतलाया गया था। आज हम अपनी कक्षा में पाठ्यक्रमानुसार अगले बिंदु का अवलोकन करेंगे। पाठ्यक्रम के अनुसार आपका अगला बिंदु है आदिकाल की पृष्ठभूमि या परिस्थितियाँ। किसी भी युग के साहित्य को समझने के लिए उसकी पृष्ठभूमि को समझना बेहद आवश्यक है। आदिकाल के नामकरण पर विचार करने से यह तो स्पष्ट हो जाता है कि इसे समय सीमा के आधार पर आदिकाल और प्रवृत्तियों के आधार पर वीरगाथा काल का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा इसे यानी वीरगाथा काल को आदिकाल नाम दिया गया और यही नाम विद्वानों ने सर्वमान्य किया। इस युग के साहित्य में साहित्य के विविध रूपों का संयोजन होता है। आदिकाल साहित्य का वह पहला काल है जहाँ से हिंदी साहित्य की शुरुआत होती है। जैसा कि कहा भी जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, इसीलिए जब भी कोई साहित्यकार साहित्य रचना करता है तो उसके पीछे तत्कालीन समय की परिस्थितियाँ, उसका परिवेशगत घटनाएं, यह सब सम्मिलित रहती हैं। साहित्य का वातावरण कभी भी शून्य में निर्मित नहीं होता, यानी बिना वातावरण के कोई साहित्य लिखा नहीं जा सकता। साहित्यिक रचनाओं के पीछे ऐतिहासिक शक्तियों और सामाजिक संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को जनता की चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब कहा है। यहाँ पर बताना चाहूँगा, साहित्य को जनता की चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब, यानी कि जो चित्तवृत्ति हैं, यानी कि जनता की मनोदशा के आधार पर साहित्य की रचना जब होती है तो उस साहित्य में जनता का वह प्रतिबिंब परिलक्षित होता है। इस तर्क के पीछे यही धारणा है कि प्रत्येक युग का साहित्य उसके समाज, धर्म विचार, अर्थव्यवस्था, राजनीति आदि से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। यह सभी परिस्थितियां साहित्यिक रचना का आधार बनती हैं। आदिकालीन साहित्य को प्रभावित करने वाली परिस्थितियां निम्नानुसार हैं। नंबर 1, आदिकाल की सामाजिक पृष्ठभूमि, आदिकाल की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, आदिकाल की राजनीतिक पृष्ठभूमि, धार्मिक पृष्ठभूमि, आर्थिक पृष्ठभूमि और इन सभी से मिलकर एक साहित्यिक पृष्ठभूमि। यहाँ पर आपके पाठ्यक्रमानुसार देखें तो केवल 2 पृष्ठभूमियों का जिक्र होता है आपके पाठ्यक्रम में, आदिकाल की सामाजिक पृष्ठभूमि और आदिकाल की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। हम यहाँ इन 2 का ही अध्ययन करेंगे, लेकिन इनसे मिलकर साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा इसको भी थोड़ा सा देखेंगे। आदिकाल की सामाजिक पृष्ठभूमि। राजनीतिक उथल पुथल में सामाजिक व्यवस्था का छिन्न भिन्न हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। हिंदू राजाओं की आपसी कलह के कारण
विदेशियों के भारत पर आक्रमण होने लगे। राजपूतों के पास सत्ता होने से समाज में उनका दबदबा बढ़ गया। ब्राह्मणों के वर्चस्व को थोड़ा खतरा महसूस हुआ, इसलिए उन्होंने वर्णवाद की कट्टरता को थोड़ा सा लचीला बनाकर राजपूत को क्षत्रिय की संज्ञा दे दी। इस युग में शिक्षा की व्यवस्था के अभाव में सांप्रदायिक तनाव, सती प्रथा, स्त्रियों की सुरक्षा के लिए पर्दा प्रथा, अन्य विभिन्न प्रकार के अंधविश्वासों का बोलबाला बढ़ता गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चार वर्णों की प्रधानता के साथ साथ समाज अनेक जातियों एवं उपजातियों में बंटकर भारतीय समाज अपने आदर्श खो बैठा। जाति पाति के बंधन कड़े होते गए। गरीबी और लगातार होने वाले युद्ध तथा महामारियों ने सामान्य जनता के जीवन को संकट में डाल दिया। इस तरह की विषम सामाजिक परिस्थितियां आदिकालीन साहित्यकारों की साहित्यिक सामग्री बनती गई। राजा ही सच्चा सर्वोच्च होने के कारण आम जनता का कोई महत्व ही नहीं रह गया था। इस तरह से यह सामंतवादी व्यवस्था थी जो नारी मात्र को भोग का साधन समझती थी और इस समय नारी मात्र भोग का ही साधन रह गई थी। जिस तरह धन संपत्ति के लिए युद्ध किए जाते हैं, उसी तरह किसी भी एक सुंदर नारी के लिए भी युद्ध किए जाने लगे। नारी की स्थिति यह हो गई थी कि नारी की स्थिति के साथ साथ राजा महाराजाओं की भोग विलासिता का भी इस युग के साहित्यकारों ने चित्रण किया है। दूसरा बिंदु है आदिकाल की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। आदिकाल के समय भारत एक मिश्रित संस्कृति के निर्माण की प्रक्रिया में था। मिश्रित संस्कृति का अभिप्राय है कि अनेक धाराएं उसमें आकर मिलीं और मिलकर विलय हो गईं। भारतीय संस्कृति और मुस्लिम संस्कृति का आपस में संपर्क बढ़ रहा था। हर्षवर्धन के समय हिंदू धर्म और संस्कृति को एक राष्ट्रव्यापी एकता का आधार मिला था। उस समय छोटे बड़े भेदभाव खत्म होकर नए विचारों से देशभक्ति हर एक के मन में पनपने लगी थी। संगीत, चित्र, मूर्ति, भवन निर्माण आदि कलाओं में जातीय गौरव सबसे अधिक दिखाई दे रहा था। जब मुस्लिम ने भारत पर आक्रमण किया तो धीरे धीरे मुस्लिम संस्कृति का भारतीय हिंदू संस्कृति पर प्रभाव पड़ने लगा। संगीत, भवन निर्माण, वास्तु आदि सभी कलाओं में मुस्लिम संस्कृति का प्रभाव देखा जा सकता है। इस तरह कहा जा सकता है कि आदिकाल की भारतीय संस्कृति उत्कृष्टता प्राप्त निजी परंपरा के पतन तथा इस्लाम के सम्मिश्रण की एक ऐसी कहानी है जिसमें कलात्मक चेतना का मुक्त और जीवंत स्वरूप कम मिलता है। आदिकाल की साहित्यिक पृष्ठभूमि। अभी हमने आदिकाल की सांस्कृतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि को पढ़ा। अब इन दोनों की परिस्थितियों की वजह से जो साहित्य पर प्रभाव पड़ा उस पर एक सरसरी नज़र डालेंगे। आदिकाल की साहित्यिक पृष्ठभूमि। आदिकालीन साहित्य पृष्ठभूमि में तत्कालीन समाज, राजनीति, धर्म और अर्थव्यवस्था का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। साहित्य में तीन धाराएं प्रचलित थीं। पहली संस्कृत भाषा, दूसरी प्राकृत और अपभ्रंश भाषा, तीसरी हिंदी भाषा। इन तीनों भाषाओं की धाराएं प्रचलित थीं उस समय। तो 9वीं से 11वीं शताब्दी में कन्नौज और कश्मीर साहित्य रचना के केंद्र रहे। इसी बीच
वहीं आचार्य, कवि, नाटककार तथा गद्य लेखक सामने आए। इस समय अपभ्रंश धर्म की भाषा और हिंदी जनता की मानसिक स्थितियों एवं भावनाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली भाषा थी। इस काल का साहित्य राजा, धर्म और लोक तीन हिस्सों में विभाजित हो गया था। राजा के साहित्य में वीर गाथात्मक रासो ग्रंथ शामिल हैं, तो धार्मिक साहित्य में सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन मुनियों की रचनाएं आती हैं। लौकिक साहित्य के अंतर्गत विद्यापति का श्रृंगारिक साहित्य और अमीर खुसरो का मनोरंजनात्मक साहित्य रखा जाता है। इस तरह आदिकाल का साहित्य संपूर्ण विविधताओं से भरा हुआ है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि इस युग के साहित्य पर आदिकाल की सभी परिस्थितियों का व्यापक प्रभाव देखा जा सकता है। इस समय राजनीतिक वातावरण अस्थिर था, सभी धर्मों के मूल्य बदल रहे थे, हिंदुओं की शिल्पकला से बाहरी आक्रमणकारी अचंभित थे और भाषा विकास के पथ पर अग्रसर थी। प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद है आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत जल्द आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।